खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के 11वें सबक कवाइद का, जो कई हिस्सों में मैंने तकसीम किया था। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा हिस्सा अर्जी नवीज़ी, जो कवाइद का 8वां हिस्सा है, 11वें सबक का 8वां हिस्सा। इसके अंदर बच्चों हम अर्जी लिखना या दरख्वास्त लिखना सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्जी लिखना सीखना और दरख्वास्त लिखना सीखना हमारे इम्तिहान के लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आला ओहदेदारों से या बड़े लोगों से हम किस तरह से बात करेंगे, लिखकर हम अपनी परेशानी कैसे बताएंगे, या कोई चीज़ की दरख्वास्त करनी हो, कोई चीज़ मांगनी हो तो हम किस तरह से मांगेंगे, वो सभी चीज़ें हम इस हिस्से के अंदर अर्जी नवेसी के अंदर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा हिस्सा अर्जी नवेसी। बच्चों, अर्जी नवेसी पैगाम पहुंचाने का एक जरिया है। खतूत जो आपका अगला हिस्सा होने वाला है कवाइद का, अर्जी नवेसी से बिल्कुल अलग है। खतूत हम हमारे रिश्तेदारों को, भाइयों को या फिर कोई और जान पहचान के लोगों को हम खतूत लिखते हैं, उसमें हाल चाल पूछने के या अपने हाल बताने के काम होता है खतूत के अंदर। जबकि अर्जी नवेसी में हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम सामने वाले को बताते हैं, और उससे कुछ अगर हम चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम उससे पूछते हैं। इसमें आला ओहदेदारों से बात की जाती है। अगर हमारे जान पहचान का है तो हम उसको खतूत लिखेंगे, और अगर हमारा कोई बड़ा सरकारी मुलाजिम है, कोई आला ओहदेदार है, कोई और बड़ा आदमी है जो हमें सरकारी या कोई दूसरा हमें काम करवाना हो, तो हम अर्जी के ज़रिए उस काम को पूरा करवाएंगे। अर्जी नवेसी भी पैगाम पहुंचाने का एक ज़रिया है। ख़त की तरह ही अर्जी भी पैगाम पहुंचाने का एक ज़रिया है। अर्जी को ही दरख्वास्त कहा जाता है। ख़त की तरह अर्जी नवेसी भी एक फ़न है। खतूत को लिखना भी एक फ़न है, और उसी के साथ ही अर्जी नवेसी या अर्जी लिखना भी, दरख्वास्त लिखना भी एक फ़न है। और उस फ़न का हमें उस फ़न का जानना बहुत ज़रूरी है। अर्जी नवेसी को दरख्वास्त नवेसी भी कहते हैं। मैंने आपको बताया अर्जी नवेसी को ही दरख्वास्त नवेसी कहते हैं। इसके ज़रिए हम आला ओहदेदारों से अपना मुद्दा, परेशानी, गुजारिश करने के अंदाज में बयान करते हैं। जो आला ओहदेदार होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनसे हमें कुछ काम करवाना है, तो हम उनको अर्जी लिखते हैं। इसमें गुजारिश की जाती है, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि बराए मेहरबानी आप हमारा ये काम कर दीजिए। और कम असलूब होते हैं, कम सामान होते हैं वहाँ पर, और कम छोटी चीज़ के अंदर अपनी बात कह दी जाती है, कम अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में इसका अहम रोल है। जो अर्जी नवेसी है, चाहे हम किसी भी शोबे में चले जाएं, हम हमारे ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहाँ हमें दरख्वास्त लिखनी पड़ती है और दरख्वास्त का इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकारी, अब इसके कितने तरह की हमारी अर्जी होती है, दरख्वास्त के क्या किस किस तरह की दरख्वास्त होती है हमारी। तो सरकारी, तिजारती, गैर सरकारी, ज़ाती इदारे, सब जगह काम आती है। ज़ाती इदारे में, सरकारी इदारे के अंदर, और कोई हमें गैर सरकारी काम कराना हो वहाँ भी अर्जी लिखनी पड़ेगी। और सभी जगह अर्जी लिखने का तरीका यही होगा जो हम सीखने वाले हैं आज। अलग अलग जगह दरख्वास्त या अर्जी की नौइयत अलग अलग होती है। जहाँ जहाँ हम अर्जी देंगे उसकी नौइयत, यानी कि उसके प्रकार, उसकी नौइयत जो ही वो अलग अलग होगी। हम अगर सरकारी दफ्तर में दे रहे हैं तो हम अलग तरह से बात करेंगे। हम हमारे प्रिंसिपल साहब को दे रहे हैं अर्जी, तो हम प्रिंसिपल साहब से अलग तरीके से बात करेंगे। अगर हम किसी सरकारी या किसी और जगह पे मुलाजिम हैं, चाहे गैर सरकारी हो या सरकारी जगह हो, वहाँ मुलाजिम हैं, और हम अपने आला ओहदेदार को या हमसे बड़े अफसर को हम लिख रहे हैं, तो हमारा लिखने का तरीका और अलकाब और आदाब उस जगह पर अलग होंगे। तो मुख्तसर ये है कि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नौइयत अर्जी की होगी। नफ्स मजमून जुदा होता है। नफ्स मजमून जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, दरख्वास्त लिख रहे हैं, अलग अलग इदारों के अंदर, सरकारी इदारों का नफ्स मजमून अलग होगा, गैर सरकारी इदारों का नफ्स मजमून अलग होगा। जो हम
किसी दूसरे महकमे में दे रहे हैं उसका मजमून अलग होगा, और जो हम हमारे खुद के महकमे में दे रहे हैं अर्जी तो उसका मफहूम अलग होगा। सबका जो है अलग अलग तरीके से लिखी जाएगी, सबका नफ्स मजमून अलग अलग होता है। दरख्वास्त इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह की हो सकती है। ज़ाती तौर पर अलग एक आदमी को भी दी जा सकती है, और सभी मिलकर या बहुत सारी संस्था वगैरह को भी वो दरख्वास्त दी जा सकती है। कई लोग मिलकर भी उसको दे सकते हैं और एक अकेला फ़र्द भी दे सकता है। दरख्वास्त के अज्ज़ाए तरकीबी में अलक़ाब, मौजू, नफ्स मज़मून और इख्तिदामिया और दरख्वास्त गुजार का नाम और पता शामिल है। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह के हम अलक़ाब और आदाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़मून क्या है, लिखने का हमारा तरीक़ा क्या है, हम किस तरह से उसको लिख रहे हैं। हमें इतनी बड़ी या तवील नहीं कर देनी चाहिए दरख्वास्त को कि अपना असर नहीं कर पाए, पढ़ने वालों को पता नहीं चल पाए कि क्या है। मुख्तसर तरीके से हमें दरख्वास्त लिखनी चाहिए और मुख्तसर लाइनों के अंदर ही, कुछ पैराग्राफ के अंदर ही हमें अपनी सारी की सारी बात समझानी चाहिए। इसके साथ ही हमारा पता, उसके बाद अलक़ाब व आदाब, नाम, तारीख़ वगैरह हमें उसमें शामिल कर लेनी है। मैं आपको बताता हूँ दरख्वास्त लिखने का तरीका। तो जो हम दरख्वास्त लिखेंगे, आप इम्तिहान में भी अपनी दरख्वास्त लिखोगे तो आपको इस तरह से अपना एक पेज मान लेना है। इसको जो आपको ये लाइनें दिख रही हैं चारों तरफ, ये समझ लीजिए कि आपकी कॉपी का पेज है। ख़ास बात का ख्याल आपको रखना है इम्तिहान के अंदर कि जब भी आप इम्तिहान में, अपने जो बोर्ड के इम्तिहान हो या आगे आप क्लासों में जाओ वहाँ इम्तिहान हो, जहाँ कहीं भी अगर आप इम्तिहान में लिख रहे हो तो आपको एक ख्याल रखना है कि दरख्वास्त की शुरुआत हमेशा नए पेज से करनी है। आपको नया सफ़ा लेना है, पुराना ऐसा नहीं कि आपका काम चल रहा है और काम चलते चलते उसी के ऊपर आपने दरख्वास्त लिखनी शुरू कर दी कि आधे पेज पे आपका काम दूसरा प्रश्न हो रहा है, दूसरा सवाल का जवाब लिखा है आपने किसी और का, और उसके बाद जब आधा पेज नीचे का बचा तो आपने वहां पर दरख्वास्त लिखनी शुरू कर दी। नहीं बच्चों, ये तरीका गलत है। आपको हमेशा जब भी आप दरख्वास्त लिखेंगे, चाहे कहीं भी हो, इसके अलावा भी आप कहीं लिखेंगे, तो दरख्वास्त के लिए हमेशा नए सफ़े का इस्तेमाल करना है। सफाई से ऊपर से लिखते हुए नीचे तक उसको ख़त्म करना है। कोशिश ये करनी है हमें कि एक ही सफ़े के अंदर हमें दरख्वास्त ख़त्म कर दें, दूसरे सफ़े की तरफ नहीं जाएं। एक ही सफ़े के अंदर इस कोने से लेकर और इस कोने तक पूरी तरह से हमें दरख्वास्त को कंप्लीट कर देनी है, मुकम्मल कर देनी है। सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है बखिदमत। बखिदमत मैं अभी आपको आगे जो दरख्वास्त आएगी वो आपको लिखकर बताऊंगा पूरी की पूरी, और थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा। ये आपको सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए कि उसका तरीका क्या होगा, तरीक़ाकार के लिए आपके लिए मैंने एक पेज की तरह इसको बना दिया है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि दरख्वास्त किस तरह से लिखी जाएगी। दरख्वास्त के अंदर सबसे ऊपर सीधा हाथ की तरफ बखिदमत, और इसके बाद हमारा जो भी हमारे प्रिंसिपल साहब के ऊपर लिखी जा रही है, प्रिंसिपल साहब के लिए लिखी जा रही है, या हेडमास्टर साहब के लिए लिखी जा रही है, या हेडमास्टरनी साहिबा के लिए लिखी जाती है, प्रिंसिपल साहिबा के लिए लिखी जा रही है, तो यहां पर आप उनका नाम दोगे। बखिदमत ये अलकाब हो गया, और इसके बाद जिसको लिखी जा रही है उसका ओहदे का नाम, उसका नाम नहीं, उसके ओहदे का नाम, और उसके बाद वो कहां फाइज है उसका पता, यानी कि स्कूल का नाम। अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो तो सबसे पहले अपने प्रिंसिपल के नाम के जनाब प्रिंसिपल साहब, और उसके बाद आप स्कूल का नाम लिखोगे। अगर स्कूल आपका शहर में ही है, आपके स्कूल का पता लंबा नहीं है, तो आप इसी के साथ कोमा लगा के आगे उसका पता भी लिख दोगे। लेकिन अगर आपका पता थोड़ा लंबा हो रहा है तो पते को आप तीसरी लाइन में भी ले सकते हो, एक तीसरी लाइन भी यहां पर जोड़ सकते हो। इसके बाद ये लिखने के बाद फिर थोड़ी जगह छोड़ोगे और फिर मौजू लिखोगे, मौजू या मजमून लिखोगे कि आप खत क्यों लिख रहे हो। ये यहां पर खत का सब्जेक्ट आपको लिखना है कि किस मौजू के ऊपर आप सब्जेक्ट लिख रहे हो। टीसी लेने बाबत, बुखार की वजह से छुट्टी लेने बाबत, भाई की छुट्टी में जाने के मौजू में, तो आप जो भी मौजू लोगे उस मौजू को यहां आपको दूसरी लाइन के अंदर आगे लिखना है। मौजू लिखने के बाद फिर दोबारा फिर अब हम खत शुरू करेंगे, नफ्स मजमून शुरू करेंगे। तो नफ्स मजमून शुरू करने का तरीका यह है कि मौजू से आपको एक लाइन छोड़नी है, बीच में एक लाइन छोड़कर, और अगली लाइन में लिखना है आपको जनाब अली। जनाब अली, जनाब आला नहीं लिखना है हमें, जनाब अली लिखना है। यहां पर जनाब आला लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। जनाब अली ये इज्जतदार शख्स के लिए, इज्जत महाब के लिए लिखा जाता है। आप यहां पर इज्जत महाब भी लिख सकते हो और जनाब अली भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर हमें
जनाब आली की अगली लाइन से उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ के, बिल्कुल नीचे यहीं से शुरू नहीं करना है अपने को, थोड़ा दूर जाकर, उससे थोड़ा दूर हटकर हमें यहां से हमारी दरख्वास्त शुरू करनी है। इस तरह से दरख्वास्त शुरू करके हम सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी परेशानी है, वो बताएंगे हम पहले पैराग्राफ के अंदर। कि पहला पैराग्राफ 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है, जितने में आप अपनी परेशानी बता सकते हो। पुरखुलूस दरख्वास्त है कि, पुरखुलूस गुजारिश है कि, यहां पर आपको लिखना है पुरखुलूस दरख्वास्त है कि या पुरखुलूस गुजारिश है कि, उसके बाद कोमा लगाकर, सट्टा लगाकर और आप अपनी बात कह देंगे। और उसके बाद यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, खत्मा का निशान यहां पर लगा देना है। 2 या 3 लाइन के अंदर आपको अपनी बात कह देनी है। यहां आपको बतानी है आपकी परेशानी। अभी आपको छुट्टी नहीं मांगनी है, आपको परेशानी बतानी है। अगर आप बीमार हो तो आप बताओगे कि मैं बीमार हूं और मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। अगर आपकी भाई की शादी है तो फला फला तारीख को मेरे भाई की शादी हो रही है और उस शादी के सिलसिले में हमें बाहर जाना है, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। अभी यहां छुट्टी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ हमारी परेशानी बता रहे हैं। जो पहला हिस्सा है ना नफ्स मजमून का, हमें नफ्स मजमून को 2 हिस्सों में बांटना है। एक में परेशानी बतानी है और दूसरे हिस्से में छुट्टी मांगनी है। हमेशा आपको यह याद रखना है, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों के अंदर छुट्टी मांगनी है। सबसे आखिरी हिस्से के अंदर हमें देख लेना है कि हमारा दरख्वास्त कितनी बड़ी हो रही है। अगर हमारी दरख्वास्त ज्यादा बड़ी हो रही है तो आपको उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अगर छोटी है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखनी है कि जो दूसरा या तीसरा यानी आखिरी जो हिस्सा होगा, वहां आपको छुट्टी मांगनी है या वहां आपको वो चीज बतानी है कि जिसके लिए आपने दरख्वास्त लिखी है। मजमून वाली बात कि आपने दरख्वास्त क्यों लिखी है। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो इस आखिरी जो पैराग्राफ होगा वहीं लिखोगे कि मुझे छुट्टी देने की जहमत करें। अगर आपकी फीस माफ करवानी है तो वहीं लिखोगे कि फीस माफ करने की जहमत करें। अगर आपका कोई दूसरा काम हो, आपने लाइब्रेरी से किताबें इश्यू करवानी है आपको एप्लीकेशन के अंदर, तो आखिरी लाइन के अंदर आप लिखोगे कि लाइब्रेरी से किताबें इश्यू करवाने की जहमत करें, इनायत करें, करम करें। तो अलकाब आदाब का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना है। मजमून को हमें 2 हिस्सों में बांट लेना है। पहले जो हिस्सा होगा, पहला या दूसरा हिस्सा भी हो सकता है, उसके अंदर आपको अपनी परेशानी बतानी है। जहां तक हो सके आपको 2 हिस्सों में ही मजमून को पूरा करना है, तीसरे हिस्से पे नहीं जाना। अगर आप तीसरा हिस्सा और इसमें शामिल करोगे तो फिर आपका पेज दूसरा चला जाएगा, तो हमारे खत की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एक पेज पे ही पूरा का पूरा मजमून, पूरा का पूरा हमारी दरख्वास्त उतारनी है, पूरी पूरी दरख्वास्त हमें करनी है। तो इसके लिए ये तो यहां पर आप लो ही ले लोगे मौजू तक तो, और इसके बाद जब हमारा मजमून आएगा, ये शुरुआती हिस्सा, ये मजमून, और ये यहां पर हमारे अलकाब आदाब। और जब मजमून आएगा तो पहले पैराग्राफ के अंदर आपको अपनी परेशानी के बारे में बताना है और दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने एप्लीकेशन क्यों लिखी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की जहमत करें। तो दूसरा पैराग्राफ जो आएगा इसके अंदर आपको अपनी छुट्टी मांगनी है, आखिरी पैराग्राफ के अंदर। और छुट्टी मांग के जहां आपकी लाइन खत्म हो रही है वहीं उनका शुक्रिया कर देना है। जहां पर लाइन खत्म हो जाए वहीं आपको शुक्रिया लिख देना है, शुक्रिया कर देना है। इसके बाद इस तरफ आ जाइए आप, बाईं तरफ अपना यहां पर आपके बारे में लिखोगे। आपका फरमाबरदार शागिर्द, आपका फरमाबरदार तालीम इल्म, आपकी फरमाबरदार तालिबा, आपकी फरमाबरदार शागिर्दा, और यहां पर अपना नाम लिख देना है। अपना नाम मतलब वो नाम जो एप्लीकेशन में हमें दे रखा है सवाल के अंदर। आप सवाल को अच्छी तरह पढ़ लेना। सवाल में आपके स्कूल का नाम भी दे रखा होगा, स्कूल का पता भी दे रखा होगा, आपका मौजू भी दे रखा होगा, नफ्स मजमून भी उसमें आपको पता होगा। और उसके बाद जो नाम आपको देना है, या अगर नहीं आता है तो आपको अपना नाम कतई नहीं वहां पर नहीं लिखना है। आपका नाम कभी भी नहीं लिखना है। आपको अलिफ बे जीम या XYZ वहां पर लिख देना है कि जिससे पता चल जाए कि आपको जगह का पता है कि नाम कहां लिखते हैं। और उसके बाद अपनी क्लास दर्जा लिख देनी है। अगर स्कूल में प्रिंसिपल साहब को लिख रहे हो तो, और अगर आप किसी दूसरे मुलाजिम को लिख रहे हो, सरकारी मुलाजिम को या गैर सरकारी को लिख रहे हो, और ये आपका खत स्कूल के अंदर नहीं है, तो फिर यहां पर आपका पता भी आ जाएगा दर्जा की जगह। अगर आप स्कूल से मुताल्लिक हो तो आपकी क्लास आएगी कि आप कौन सी क्लास के बच्चे हो, और अगर आप स्कूल से मुताल्लिक नहीं हो तो फिर यहां पर आपका पता आएगा। इसके साथ ही फरमाबरदार जो लिखेंगे इसी लाइन के अंदर पहले यहां पर आपको तारीख लिख देनी है। तारीख लिख दोगे सामने ही
तो जो भी तारीख हो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हम हमारा ख़त या हमारी दरख्वास्त पूरी कर देंगे। अर्जी नवीसी, खास ख्याल रखना है कि एक ही पेज में आएगी, एक पेज से ना तो ज़्यादा होगी ना एक पेज से कम होगी। हमें बिल्कुल ऊपर ही ख़त्म नहीं कर देनी है, पूरा पेज का हमें इस्तेमाल करना है ऊपर से लेके नीचे तक। लिखने से पहले पेंसिल से अगर एक खाका बना लो तो वो बेहतर रहेगा। अब मैं एक और आपके लिए लेकर आया हूं लिखी हुई, जो आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको इसका तरीका समझ लेना एक बार फिर से, कि जो हमने तरीका पीछे देखा उसी तरीके के ऊपर ये पूरी की पूरी यहां पर लिख दी गई है एप्लीकेशन। एक ही पेज पे आएगी ये भी, और एक पेज पे ही पूरी तरह से के अलकाब और आदाब का इस्तेमाल, कौन सी चीज कहां कहां आएगी। एड्रेस मैंने बताया था आपको पता, अगर दूसरी लाइन में नहीं आए तो हम तीसरी लाइन का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। फिर हमारा उन्वान आएगा, हमारा मौजू आएगा या हमारा मजमून आएगा। उसके बाद फिर यहां पर अलकाब और आदाब, और उसके बाद नफ्स मजमून को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आगे से शुरू करना है, थोड़ा 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। एक हिस्से के अंदर हमें अपनी परेशानी बतानी है और दूसरे हिस्से के अंदर हमें यह बताना है कि हमने खत क्यों लिखा, छुट्टी मांगनी है, किताबें निकलवानी है, फीस माफ करवानी है, टीसी निकलवानी है। वो सभी हम इस नीचे वाली लाइन में देंगे। ऊपर वाली लाइन में अपनी परेशानी बताएंगे। मान लो कि हम टीसी निकलवाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो हम ऊपर यह बताएंगे कि हम टीसी क्यों निकलवा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी परेशानी क्या है, कि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया है और वो दूसरे शहर में जा रहे हैं, या हमारा घर यहां से हमने छोड़ दिया, हम दूसरे शहर में जा रहे हैं और हम वहीं रहेंगे और दोबारा आने की कोई उम्मीद नहीं है, वहीं मेरी पढ़ाई आगे की जारी रहेगी। तो मुझे इसके अंदर बताओगे, इस वाले नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर, कि टीसी देने की जहमत करें। नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है। उसके बाद जहां खत्म हो जाए वहां शुक्रिया अदा करके उसके नीचे अगली लाइन के अंदर तारीख डाल दी, और तारीख के सामने से आगे आप अपने बारे में अलकाब, और फिर उसके बाद नीचे नाम, और उसके नीचे क्लास। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्लास लगानी है, और आप स्कूल के तालिबे इल्म नहीं हो, तलबा नहीं हो, तो आपको यहां पर अपना पता लिख देना है कि आप क्यों खत लिख रहे हो, कहां से खत लिख रहे हो। तरीका हर खत के अंदर यही रहेगा, इसी तरीके से आपको खत लिखना है। अब कुछ खत मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है, इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। उन खत को आप चाहें तो इससे लिख लें या आप सीख लें, और उसके बाद जब भी आपको मौका मिले आप इसको प्रैक्टिस करके जब भी आपके सामने आए ये उसको फौरन आप लिख डालें। पहला जो खत लेकर आया हूं आपको मैं, बड़े भाई की शादी में शिरकत करने के लिए छुट्टी की अर्जी। मैंने आपको बताया है पहले, और मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूं कि खत जब लिखेंगे, हम अर्जी लिखेंगे जब भी हम, या दरख्वास्त लिखेंगे, तो हमें एक ही सफ़े पर लिखनी है, एक ही पेज पर लिखनी है, दूसरे पेज पर नहीं जानी। मैं यहाँ दूसरे पेज पर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह की कमी है। जो छोटे होते हैं तो आपको दिखेंगे नहीं, तो मैंने अल्फाजों को बड़े कर दिया है, इसके ऊपर इसमें जूम कर दिया है ताकि आपको आसानी से दिखे, और इसको मैं 2 पेज पर ले गया हूँ। लेकिन आप लिखोगे तो आपको एक ही पेज के ऊपर इसको पूरी करनी है दरख्वास्त को। तो बड़े भाई की शादी में शिरकत करने के लिए छुट्टी। ऊपर बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मोती कटला बाजार, जयपुर। स्कूल का नाम लंबा हो रहा था, यहां पर मैंने सख्ता लगा दिया, स्कूल का नाम लंबा हो रहा था तो यहां तक आता ये तो बहुत खराब लगता। तो जब स्कूल का नाम लंबा हो तो आपको वही के वहीं नीचे तीसरी लाइन भी बना देनी चाहिए, उसमें सिर्फ पता ही रहेगा तीसरी लाइन के अंदर, स्कूल का नाम ऊपर वाली लाइन के अंदर पहले ही आ जाएगा। वैसे जब हम आपके इम्तिहान होंगे और आपके अंदर अर्जी का, खत का, अर्जी का और दरख्वास्त का आपके पास सवाल आएगा, तो उस सवाल के अंदर पहले से ही आपको बताया जाएगा कि कौन से स्कूल के हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को आपको लिखना है, या और मौजू वगैरह सब आपको पहले से दिया जाएगा। आपको नाम भी बताया जाएगा, तो आपको उसी से लिखना है। तो ये 3 के अंदर मैंने एड्रेस दे दिया यहां पर समझाने के लिए। फिर मौजू या मजमून भी हम यहां पर लिख सकते हैं। तो मजमून जो होगा कि जो आपको मजमून दिया जाएगा, आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हो, ये दरख्वास्त आप क्यों लिख रहे हो। तो बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए 2 रोज की छुट्टी बाबत, कि बड़े भाई की शादी है और उसमें शिरकत करनी है मुझे, उसके बाबत 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जनाब अली, जनाब अली के बाद ठीक उसके नीचे से शुरू नहीं करी मैंने लाइन, उसके नीचे खाली जगह छोड़कर यह हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया, और उसके बाद आगे यहां पर जनाब अली खत्म हुआ,
उसके आगे से फिर हमें एप्लीकेशन शुरू करनी है, हमारी दरख्वास्त शुरू करनी है। पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी, पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी 17 फरवरी 2021 को होना करार पाई गई है। मैंने आपको बताया था कि जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप अपने बारे में बताओगे, उस चीज़ के बारे में बताओगे कि जो आप चाहते हो, जो करवाना चाहते हो उससे पहले बताओगे, और उसके अगले हिस्से के अंदर आप छुट्टी या जो भी अपनी जो मेन चीज़ है उसको बताने की कोशिश करोगे। शादी में शरीक होने की वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता हूं। ये पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया कि मेरे बड़े भाई की शादी इतनी इतनी तारीख को होने वाली है और शादी में जाने के लिए मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता हूं। यहां आपने अपनी परेशानी बता दी कि स्कूल में नहीं आ सकता। अब अगले पैराग्राफ में आप छुट्टी मांग लोगे कि लिहाजा मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक की छुट्टी देने की जहमत करें। समझ में आ गया? तो अब यहां पर देखो, पहला पैराग्राफ पूरा शादी के बारे में बता दिया कि भाई की शादी है तो वे स्कूल नहीं आ सकता। अब स्कूल नहीं आ सकता तो अगले पैराग्राफ के अंदर छुट्टी मांग लेनी है आपको। तो अगला पैराग्राफ भी हमें शुरू से यहां से शुरू नहीं करना है, थोड़ी जगह छोड़ के हमें शुरू करना है, जिससे खूबसूरती आ जाती है खत के अंदर हमारे। लिहाजा बराए करम मेहरबानी करके मेरी 16 फरवरी से 17 फरवरी तक 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की जहमत फरमाए। 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की जहमत फरमाए। शुक्रिया। नीचे मैंने तारीख डाल दी कि 15 फरवरी 2021 को यह खत लिखा गया और आपका फरमाबरदार शागिर्द, और अगर नाम दे रखा है तो नाम लिखना है, और नाम नहीं दे रखा तो आपको नाम नहीं लिखना। अगर नाम लिख दिया आपने तो वहां आपको नंबर मिलने के बजाय आपके नंबर कट हो जाएंगे बच्चों। तो आपको नाम नहीं लिखना है, अपना पता नहीं लिखना है, स्कूल का नाम नहीं लिखना है। अगर उसमें एप्लीकेशन में आपको सवाल के अंदर कुछ बताया भी नहीं जाए, आपका नाम भी नहीं बताया जाए, सिर्फ यही कह दिया जाए कि मान लीजिए आप फला फला स्कूल के शागिर्द हैं, आपका नाम नहीं बताया गया, तो तब भी आपको यहां पर नाम नहीं लिखना है। आपको ये नाम की जगह बता देनी है कि मुझे पता है कि नाम कहां लिखते हैं। इससे जो कॉपी जांचने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि आपका नाम कहां पर लिखा हुआ है, आपका किधर रखा हुआ है, और उसके बाद अपनी क्लास का यहां पर लिख देंगे। यह है बच्चों बड़े भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी के लिए दरख्वास्त। अगली दरख्वास्त पे हम आते हैं। यह है बुखार या बीमारी की वजह से। इम्तिहान में दोनों तरह से आपसे पूछ सकते हैं, बुखार की वजह से छुट्टी लीजिए या बीमारी की वजह से छुट्टी लीजिए, अलालत की वजह से छुट्टी लीजिए। तो कुछ भी आ जाए आपको उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए लिख देना है। देखो, जब हम इम्तिहान में बैठते हैं तो जो मजमून होता है, मजमून आपको दे दिया गया, तो उसके बाद अगर आपको फॉर्मेट पता है कि किस तरह से लिखी जाएगी, तरीका पता है, तो आप एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हो। तो हमें सीखने पे जोर देना चाहिए, रटने से ज़्यादा। हमें रटना नहीं है, हमें एप्लीकेशन लिखने का तरीका सीखना है कि क्या तरीका होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेशन में फिक्स हैं, दरख्वास्त में फिक्स है कि कोई सी भी एप्लीकेशन आए, मौजू आपको कुछ भी दे दिया जाए, टॉपिक आपका कुछ भी हो, तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली। बहुत कम बदलाव के अंदर आप अपना काम कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। बखिदमत वैसे के वैसे ही जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल अलवर। अब मैंने यहाँ पर तीसरी लाइन नहीं ली क्योंकि यहाँ पर एड्रेस इसी में शामिल हो गया, छोटा एड्रेस था, पता छोटे से में। मौजू बुखार की वजह से 3 दिन की छुट्टी देने बाबत, या बीमारी की वजह से 3 दिन की छुट्टी देने बाबत, या अलालत की वजह से 3 दिन की छुट्टी देने बाबत। जनाब आली, फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुअद्दबाना गुजारिश है, पुरखुलूस गुजारिश है, जितने अलकाब और आदाब का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितने अदब के साथ बात कर सकते हो, उतने अदब के साथ आपको बात करनी है। क्योंकि हम आला दर्जे के साथ बात कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ बात कर रहे हैं, या हमारे हेडमास्टर साहब के साथ बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी हस्ती होती है और बहुत मुकर्रम हस्ती होती है। तो हमें खूब अदब के साथ, खूब इल्तिजा के साथ, इनकिसार के साथ बात करनी चाहिए। अगर इल्तिजा और इंतसार हमारी दरख्वास्त में नहीं होगा तो फिर हमारी दरख्वास्त मज़ा नहीं देगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो हम जब बड़ों से बात करें तो ये उसूल होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का कि हमारी बात के अंदर इनकिसारी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। आपके स्कूल के दर्जा 10 का तालिब इल्म हूं। अब बीमारी की वजह से आप बता रहे हो अपने प्रिंसिपल साहब को कि आपके स्कूल के दर्जा 10 का तालिब इल्म हूं। कल रात से मुझे तेज बुखार है और बिस्तर से उठने में भी तकलीफ हो रही है। जब बीमारी की आएगी तब भी आप बुखार वाली भी लिख सकते हो कि बुखार भी एक बीमारी है। तो कल रात को तेज बुखार की वजह से बीमार हूं, और उस साथ में डॉक्टर का हवाला भी दे दें कि डॉक्टर से मैंने जांच करवाई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे कुछ दिनों की आराम की सलाह दी है
क्या मुझे आराम करना है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता हूं। खत्म यहां पर पहला हिस्सा मजमून का। ये जो हमारा नफ्स मजमून है, नफ्स मजमून का हमारा पहला हिस्सा यहां पर खत्म हो गया है। इसके अंदर हमने हमारी परेशानी बता दी है। अब हम प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं हम प्रिंसिपल साहब से, लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मुझे 25 फरवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक 3 दिन की छुट्टी देने की जहमत फरमाएं, आपका बड़ा करम होगा। अगले पैराग्राफ के अंदर हमने प्रिंसिपल साहब से हम क्या चाहते हैं, पहले पैराग्राफ में हमने हमारी परेशानी बता दी, हमारी समस्या बता दी, और अगले पैराग्राफ के अंदर हम उनसे क्या चाहते हैं, उनको हमारे लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। शुक्रिया करके नीचे तारीख और सामने फिर वही आपका फर्माबरदार और अपना नाम और नीचे पता या अपनी क्लास। आगे आते हैं हम टीसी देने के लिए अर्जी। बहुत आम अर्जी है, बहुत आम दरख्वास्त है जो बार बार हमारे सवालों में आती है, बार बार सवालात के अंदर बनकर आती है कि अपने हेडमास्टर साहब को या अपने प्रिंसिपल साहब को अपनी टीसी के लिए दरख्वास्त लिखी है, अपनी टीसी मांगने के लिए दरख्वास्त लिखी है। तो मैटर सब वो सका वैसे ही, पूरा सारा वैसा का वैसे ही। मैंने आपको बताया कि आपको सीखना है, खाका सीख लेना है। अगर आप मॉडल सीख गए, लिखने का तरीका सीख गए, तो उसके बाद आप कुछ भी उसके अंदर फिट कर सकते हो, किसी भी तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन जब भी लिखो हमेशा एक ही पेज पर लिखनी है, एक ही पेज में उसको पूरा करना हो। मौजू जो भी आपको दे दिया गया है मजमून, उसको आप ले लेना है टीसी देने बाबत, या फिर जो भी आपको मैंने कहा बुखार के लिए छुट्टी के लिए, भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी, या कुछ और बात हो तो फीस माफ करने के लिए दरख्वास्त लिख रहा हूं, फीस माफ करने बाबत, तो यहां पर आप जो भी आपको मौजू दिया जाए उस मौजू से मुतालिक चीज यहां पर लिख दोगे। फिर उसके बाद फिर मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की 9वीं क्लास का तालिब इल्म हूं। अपने बारे में बता दिया कि प्रिंसिपल साहब पहचान जाएं कि आप कौन हैं। उसके बाद आपकी परेशानी क्या है कि मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर जयपुर से टोंक हो गया है, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर जयपुर से टोंक हो गया है। लेकिन ये परेशानी नहीं है आपकी। परेशानी क्या है कि इसलिए मैं और मेरे घर के सभी अफराद वालिद साहब के साथ टोंक जा रहे हैं। ये परेशानी है कि आपके वालिद साहब का ट्रांसफर हो गया, लेकिन वालिद साहब अकेले नहीं जा रहे, मेरे घर के सभी अफराद और साथ में मैं भी मेरे वालिद साहब के साथ जहां उनका ट्रांसफर हुआ उस जगह पर जा रहा हूं। टोंक जाने की वजह से मैं मजीद आपके स्कूल में नहीं पढ़ सकता हूं, और अब जब मेरा टोंक पर जाना है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब मैं यहां पर मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं अपनी पढ़ाई शुरू नहीं रख सकता। यहां अपनी बात खत्म हो गई, अपने बता दी। फिर अगला हिस्सा उसी तरीके से, अगला हिस्सा यानी पैराग्राफ चेंज करना है आपको। ये यहां पर मेरा पेज चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि बड़ा पेज है, तो इसके ऊपर आपको बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा साफ दिखाने के लिए बड़ा करना पड़ रहा है। जहां पर एक पेज के ऊपर मेरे नहीं आ रही, मेरी परेशानी हो रही है, तो आपको इसको एक पेज पे ही शुरू करना है, लेकिन ये पैराग्राफ चेंज करना है, ये अगली लाइन से शुरू करना है आपको ये पैराग्राफ। तो अब यहां पर आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं वो चीज उनको बतानी है कि लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी टीसी देने की मेहरबानी करें, आपकी बड़ी इनायत होगी। लिहाजा मेरी टीसी देने की जहमत करें, आपकी बड़ी इनायत होगी, आपका बड़ा करम होगा, आपका बड़ा एहसान होगा। मैंने बताया खूब अच्छे अच्छे अलकाब और आदाब का यहां पर आपको इस्तेमाल करना है। नीचे ही तारीख लिख देनी है, और उसके तारीख के सामने यानी उसी लाइन के अंदर अपने बारे में आपको बता देना है कि आप कौन हो, कौन सी क्लास से हो। नाम अगर दे रखा हो आपका सवाल के अंदर तो नाम देना है, अगर सवाल में नाम नहीं दे रखा है तो नाम नहीं देना है। जो भी आपको कहा जाए मानने के लिए आपको वही अपने आप को मानते हुए अर्जी देनी है। यह थी बच्चों हमारी अर्जी नवेसी या दरख्वास्त लिखने का तरीका। इसके अंदर हमने दरख्वास्त कैसे लिखते हैं ये सीखा, और दरख्वास्त लिखने के बाद उसके अंदर हमें किस हिस्सों में बांटना चाहिए, अलकाब और आदाब का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तारीख कहाँ लिखनी चाहिए, खुद का नाम कहाँ लिखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जाना और सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आती है बात तो आपको वापस पीछे जाना है और दोबारा उसको देखकर समझने की कोशिश करनी है। खाका जो है इसका खाका अपने जहन में मजबूती से बना रख लेना है। आपके अभी ही नहीं, सिर्फ 10वीं क्लास में ही नहीं, ये 11वीं और 12वें दर्जे में भी, और जब आप आगे की मजीद पढ़ाई करोगे अपने
वहाँ भी आपके ये सभी चीज़ें काम आने वाली हैं। आपको हमेशा सिर्फ खाका अपने दिमाग में रखना है। मजमून जो होगा वो बदलते रहते हैं, नफ्स मजमून जो है वो भी बदलता रहता है, वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से बात करने के बदलता रहता है। आपको खाका अपने दिमाग में रखना है। अगर खाका आपके दिमाग में फिट बैठ गया, आपको खाके के बारे में समझ में आ गई, तो फिर आप कभी भी एप्लीकेशन के अंदर परेशान नहीं होंगे, दरखास्त के अंदर परेशान नहीं होंगे और आसानी से उसको लिख सकते हो। तो हमारा यह हिस्सा खत्म हो गया है। अगले हिस्से के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।